Hello and welcome to the Magna Carta for the Mains 2025. This is a crash course for GS Paper 2 for the upcoming Mains 2025. My name is Satish Mathur. आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और आज हम थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, थोड़ी सी डेप्थ बढ़ाएंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाएंगे एंड बाय द थर्ड लेक्चर ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू पुट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. शुरू करते हैं. आज जो हमारा लेक्चर है उसके दो बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला आर्टिकल 19 और दूसरा आर्टिकल 21. जैसा कि कल हमने अपने PYQ डिस्कशन में देखा था, आर्टिकल 21 को ऑलरेडी इन्होंने 2024 में पूछ लिया है, तो ये इस साल के लिए थोड़ा सा लो प्रायोरिटी हो जाता है स्पेसिफिकली पेपर 2 के लिए. लेकिन आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है, नॉट ओनली बिकॉज पिछले साल नहीं पूछा था, बट इसलिए भी क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स आर्टिकल 19 को लेके हो रखी हैं. आपने अपने नोट्स में भी देखा होगा जो मैंने आपको इसका कल रिलीज करके ऑलरेडी दे दिया था. तो पहली बात तो ये है, ये हमको क्लियर होना चाहिए. इन एडिशन टू दिस, आर्टिकल 19 एंड 21 have a lot of intersectionality, a lot of multi-use cases within GS2 and outside GS2 as well. इसको जरा ध्यान से समझते हैं. अपने फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज, प्रियम्बल में तो है ही है. इसके अलावा आर्टिकल 19 एंड 21 will also help you substantiate judicial review and activism, will also help you substantiate the role of PILs, और बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज में, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे क्रिमिनल जस्टिस हो, चाहे लेबर हो, चाहे एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज हो, आप 19 और 21 को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा, और ये आज के लेक्चर में मैंने थोड़ा सा एक एडिशनल चीज ऐड करी है ताकि थोड़ा सा आपको और हेल्प हो जाए. इसको ध्यान से समझते हैं. आउटसाइड GS पेपर 2 आप आर्टिकल 19 और 21 से एसे के लिए एनेक्डोट्स और फॉर्डर पॉइंट्स दोनों एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. और दूसरा, आर्टिकल 19 और 21 and more specifically article 19 is an excellent source for ethical dilemmas that you can write in GS paper 4. तो हम ethics में यहीं से extract करके कुछ dilemmas use कर सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास में हम थोड़ा सा सोशल मीडिया डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा प्रिवेसी डिस्कस करेंगे, और इन दोनों चीजों में, सोशल मीडिया और प्रिवेसी में, कहीं ना कहीं तो एथिकल इश्यूज हैं, और उन एथिकल इश्यूज में उन इश्यूज को हाईलाइट करना, उनके कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करना और वे फॉरवर्ड देना ही तो पेपर 4 का काम है. तो आज हम वो भी करेंगे क्लास में, ताकि हम एक चीज से दो तीन चीजें और साथ में सीख सकें. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द फंडामेंटल पर्पस. अब मैंने आपको कल ही MCN 1, 2, 3 रिलीज कर दिया था और MCN 3 इज ऑन आर्टिकल 19. तो यह आपके सामने ऑलरेडी है, यह आप यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, मैं कुछ कॉन्सेप्चुअली एक आध चीजें आपको समझाना चाहता था. तो एक बार इसको देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना. जब भी हम आर्टिकल 19 को समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर 2-3 थिंग्स दैट कम टू माइंड. फर्स्ट, अगर क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है तो आपसे उसका बेयर मिनिमम पूछा है, आपको उसको लॉ पे कोरिलेट करके बताना है. व्हाई आर फिल्म्स ट्रीटेड डिफरेंटली, इज हेट स्पीच ऑल्सो कवर्ड, इस तरह की चीजें. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एब्सोल्यूट है या नहीं है. तो इश्यूज जरूर रहेंगे, लेकिन आपको उन इश्यूज को बहुत
रैशनली एक्सप्लेन करना है थ्रू द लेंस ऑफ द लॉ. दैट इज द फर्स्ट टेक अवे. दूसरा, हमारे पास आर्टिकल 19 का ओवरऑल इम्पैक्ट भी आना चाहिए जो उन्होंने आर्टिकल 21 में पूछा है. इफ आर्टिकल 21 इज अ साइन ऑफ हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इवॉल्व्ड, तो ये तो हम यहां पे भी लिख सकते हैं. तो इसका मतलब जब हम अपनी क्लोजर थीम में बेसिक फीचर्स करेंगे, सेक्युलरिज्म करेंगे, हम माइनॉरिटी राइट्स वगैरह करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करेंगे, तो आर्टिकल 19 और 21 को भी यूज करेंगे. जैसे हम जुडिशियल रिव्यू में करेंगे, जैसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म में करेंगे, जैसे हम पीआईएल्स में करेंगे. तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट एनालिसिस होना बहुत जरूरी है. अब इसको बहुत ध्यान से समझते हैं. देखो, आर्टिकल 19 का बेसिक अप्रोच क्या है जिससे हम हर इशू को इस अप्रोच में फिट कर सकते हैं. दैट इज द प्राइमरी आइडिया, दैट इज द प्राइमरी फोकस. इसको बहुत ध्यान से समझते हैं. देखो, आर्टिकल 19 में एक कोई भी फ्रीडम दे रखी होगी, उस फ्रीडम के साथ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा होगा, और इन दोनों के बेसिस पर हमारे पास कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंस होगी. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरी फ्रीडम एक्स है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाई है, इसके बेसिस पर मैंने एक जेड लॉ बनाया इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पर, जिससे मैंने इस फ्रीडम को कर्टेल किया. राइट? अब वो जेड लॉ जो है, क्या वो लॉ रीजनेबल है या नहीं, इसके लिए लगता है एक रीजनेबल टेस्ट. दिस इज नॉट द सेम एज द डॉक्ट्रीन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. वो आर्टिकल 14 का है. आर्टिकल 21 का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और आर्टिकल 19 का है टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस. ये वीजी राव वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है, मैं उसको डिस्कस करूंगा. तो ये टेस्ट बेसिकली आपको बताता है कि आप जब भी किसी लॉ को एनालाइज करें जो किसी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बिकॉज एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको वो लॉ बनाने की परमिशन देता है, तो आपको चेक करना है सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. आपको उसकी रीजनेबलनेस सिर्फ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट आपको उसको इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी है. आपको यह भी देखना है कि क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो प्रोपोर्शनेट है, क्या वो नेसेसरी है, क्या उससे जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव हो पा रहा है या नहीं. यही तो ढांचा है, यही तो कहानी है. तो जूरिस्प्रूडेंस एक तरह से ये हो गई. दूसरी हो गई कि हम फ्रीडम्स को और एक्सपैंड करते हैं या नहीं करते, जैसे आर्टिकल 21 में हमको देखने को मिलता है. अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लो. फॉर एग्जांपल, हमारी जो बेसिक फ्रीडम है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है डिसेंसी और मोरालिटी. हमारे पास एक लॉ है, फॉर एग्जाम्पल द लॉ इज कॉल्ड दिस सिनेमाटोग्राफ एक्ट विच ऑल्सो हेल्प्स यू क्रिएट द सेंसर बोर्ड. अब इसके बेसिस पर आप किसी फिल्म को, किसी सीरीज को आप सर्टिफाई करते हो, आप उसको रिलीज नहीं होने देते, आप उसको बैन करते हो कि भाई ये डिसेंट नहीं है. तो ये रीजनेबल टेस्ट लगेगा ना कि क्या ये लॉ रीजनेबल है या नहीं इस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए. दूसरा, आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो क्या मेरे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है. तो ये आपने दो काम किए. एक, आपने आर्टिकल 19 को एक्सपैंड किया, और दूसरा, आपने उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को जस्टिफाई किए. दिस इज द सेंट्रल थीम टू आर्टिकल 19. अब इसमें आप सेडिशन जोड़ लो, हेट स्पीच जोड़ लो, प्रोटेस्ट जोड़ लो, स्ट्राइक जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो,
द बेसिक प्रेमिस इज दिस। तो ये हमको सीखने को मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है, और इसी के थ्रू हमें आर्टिकल 19 को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है। सो जब क्वेश्चन आ रहा है, डज हेट स्पीच ऑल्सो गेट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19, भाई मेरी फ्रीडम ये है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है। नाउ आई वुड हैव द Indian Penal Code, or now the BNSS or the BNS, which largely governs these aspects. तो क्या मेरा जो क्रिमिनल लॉ है वो रीजनेबल है हेट स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए? द आंसर इज ऑब्वियसली यस, और यही हमको एक्सप्लेन करना है। सो दैट इज द प्रेमिस, दैट इज द आइडिया, दैट इज द एग्जीक्यूशन। तो ये हमें ध्यान रखना है, और यहीं से हम हमारे एनेक्डोट्स, हमारे एथिकल डिलेमास, वो सब निकालेंगे। अब CM3 जो आपका जो नोट है उसको आप अपने सामने रखिए, एंड वी विल नाउ बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन अ फेयर अमाउंट ऑफ डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रो सेट्स दे रहा हूं। क्या है वो? फर्स्ट, मेरे पास एक कोट बेस्ड इंट्रो सेट है, and nothing resonates more than a quote by Mahatma Gandhi. He said in the 36th Congress session that happened in 1921, freedom of opinion and freedom of association are the two lungs that absolutely are necessary for a man to breathe the oxygen of liberty. तो उन्होंने इस राइट को एक बहुत बेसिक फंडामेंटल ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट से लिंक कर दिया, विच इज लिबर्टी। सो क्वेश्चंस विच आर जनरली डीलिंग विद ओपिनियन और एसोसिएशन बेस्ड राइट्स, आप उसमें स्पेसिफिकली लिख सकते हैं। दूसरा, टू डेटा सेट्स। अब इनको ध्यान से देखना, बिकॉज डेटा ऑलवेज हैज टू बी अंडरस्टूड विद सम कॉन्टेक्स्ट। पहला, द वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स विच इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनका जो 24-25 इंडेक्स है, इट इज अ कैरी फॉरवर्ड इंडेक्स। इंडिया इज रैंक्ड 151 आउट ऑफ 180, which obviously says that we aren't doing very well in terms of press freedom. Similarly, एक साउथ एशिया का फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स है, एक अमेरिका की एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स है, उसमें भी हमको कंसिस्टेंटली लो रैंक किया गया है। दिस इज बीन इन द न्यूज ऑल्सो, ये आर्टिकल्स में आया है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। बट दिस इज अ गुड इनफ डेटा सेट जो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। दूसरा, 2020 के मुकाबले we've had the lowest ever internet shutdowns this year. ये हो रहे हैं, no doubt is a problem, बट कम हो रहे हैं, इसका मतलब अगर हो रहे हैं तो बहुत ही necessity driven reason से हो रहे हैं। Always remember, as a student appearing for an exam which aspires you to have a career in government, you have to make sure that you have to write things in a certain context. इंटरनेट शटडाउन्स होना गलत बात है, नेसेसरीली होते हैं तो ठीक है, और कम फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो और भी ठीक है। एक रैशनल सिविल सर्वेंट का दिमाग ऐसे चलना चाहिए, ये हमें बिल्कुल इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब एन एनालिटिकल इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 देख के हमको दो तीन चीजें समझ में आती है। पहला, it is one of the lengthiest fundamental rights. दूसरा, it also has one of the most detailed reasonable restrictions. तीसरा, it is also one of the most heavily contested rights. The courts may have expanded Article 21 the most, but the most amount of litigation has been in and around Article 19 if you compare it to the rest of the fundamental rights. तो ये है। Now, आप अगर इसके इंटरप्रिटेशंस को देखते हो, आर्टिकल 19 को समझने का एक तरीका और है। लिख तो दिया आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
फिर आपने कह दिया डिसेंसी और मोरालिटी मेरा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। फिर आपने कहा कि भाई एक पिक्चर आई है, ये पिक्चर मुझे बैन करनी है, ये फिल्म मुझे बैन करनी है। अब वो स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी और वो स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी क्या है, वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑब्ससीनिटी क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ वल्गैरिटी क्या है। तो इसके लिए हमारे कोर्ट्स ने बहुत बार यूएस और यूके सुप्रीम कोर्ट्स के कुछ टेस्ट्स को यूज किया है। इसका मतलब ये नहीं है that we are bound by the judgments of foreign courts. We have been inspired by them. We've tried to use them, we've tried to adapt them, which also gives you a larger point as to how the constitution is organic and is also a truly global document, because the courts evolved the constitution through global judicial principles established by various courts in the country. तो कहानी ये है। तो इंट्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? द लेंदिएस्ट राइट with the most amount of restrictions, sprinkled with judgments and tests of foreign courts, is the identity of Article 19. दूसरा, आर्टिकल 19 बहुत डाइवर्स राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन, रेसिडेंस, असेंबली, प्रोफेशन, कितनी सारी चीजें हैं। बट एट द सेम टाइम इन अ कंट्री लाइक आवर्स, आर्टिकल 19 का जो भी एवोल्यूशन हुआ है वो मेजोरिटिवली प्रो डेमोक्रेसी या सोशियो इकोनॉमिक नीड्स या फिर एंटी डिसेंट, इन तरफ की तरफ ज्यादा हुआ है, इन रीजंस की तरफ ज्यादा हुआ है। इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन हमने आर्टिकल 19 को जनरली एज अ प्रो डेमोक्रेसी राइट इवॉल्व किया है। ये बाकी दुनिया भर में ऐसा जरूरी नहीं है हमें देखने को मिलता है। दुनिया भर में जो उनके पास आर्टिकल 19 से सिमिलर राइट्स हैं वो 10 जगह गई हैं। They have gotten into regulating cryptocurrency, they've gotten into regulating hedge fund trading, they've gotten into regulating various aspects of human life. But rights are always contextual to the society that the rights are applied in. और हमारे देश में आर्टिकल 19 हमने यूज ही ऐसे किया है टू एग्जीक्यूट अ प्रो डेमोक्रेसी रेजिम, एंड द कोर्ट्स have necessarily upgraded their approach. They would have originally been a little conservative, but now they've become a little more liberal in their thinking, a little more liberal in their applications. अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आर्टिकल 19 इस बार के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इफ यू जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल 19 हैज बीन इन द न्यूज, और इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, आपसे पीवाईक्यूज में एनालिसिस के बाद आपने ये सीखा होगा कि मुझसे इशू नहीं पूछा जा रहा है कि अच्छा बताओ अलाहाबादिया साहब ने जो इंडिया गॉट टैलेंट में बोला वो सही बोला या गलत बोला। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है। मैंने ये लेक्चर अभी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ ही घंटों पहले एक वो शर्मिष्ठा करके देयर इज समबडी हु हैज बीन अरेस्टेड फॉर अ वीडियो दैट शी हैज मेड ऑन ऑपरेशन सिंदूर व्हिच सीम्स टू बी ऑब्जेक्शनेबल टू अ सर्टेन कम्युनिटी। तो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो सही बोला या गलत बोला, उसके कॉन्टेक्स्ट में हेट स्पीच पूछा जाएगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में वल्गैरिटी और ऑब्सीनिटी पूछी जाएगी, उसके कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया पूछा जाएगा। तो मेरे पास उन चीजों को ट्रैक करना आना चाहिए, मुझे उन्हें हाईलाइट करना आना चाहिए। और क्या है वो? एक तरफ है, देख लेते हैं। फर्स्ट, एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ उन्होंने अपना एक इंसाइट दिया और दूसरी तरफ एक हमारे पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक बात पे कमेंट किया कि वन ऑफ द लेडी ऑफिसर्स हु वाज गिविंग प्रेस ब्रीफिंग्स वाज, और बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी दैट शी केम फ्रॉम, हैड अ सर्टेन रिमार्क टू बी मेड अबाउट हर। तो आपको एक ही जगह के दो पहले दिख रहे हैं, और ये कितना सुंदर एनेक्डोट है जो आप अपने एसे में यूज कर सकते हैं, और ये कितना सुंदर एनेक्डोट है जो आप अपने पेपर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो पहला ये। दूसरा, जो ये ANI वर्सेस विकीमीडिया फाउंडेशन का केस चल रहा था, दिस वाज विद रिगार्ड्स टू
a Wikipedia page that the Wikimedia Foundation had, which had certain information about ANI, जो अभी भी थोड़ा न्यूज़ में चल रही है because of how they're dealing with certain prominent YouTubers of the country, क्योंकि उन्होंने उनकी फुटेज यूज़ करी है बिना परमिशन के, तो वो उनसे एक फी मांग रहे हैं. अब क्या वो लीगली सही है और मॉरली गलत है, क्या वो मॉरली गलत है और लीगली गलत है, वो अभी आपके डोमेन में है नहीं. बट दिस इज वेयर द केस हैपेंड. और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली जजमेंट भी दिया है और कहा है कि नहीं भाई, यू हैव द राइट टू नो. पहले हाई कोर्ट ने कहा था नहीं नहीं नहीं, ये तो हट जाना चाहिए, बिकॉज वो जो विकिपीडिया का पेज था उसमें एएनआई के खिलाफ कुछ दो चार बातें लिखी गई थी. तीसरा जो बहुत पॉपुलर हुआ था, द कंट्रोवर्सी अराउंड इंडियाज गॉट टैलेंट, इसमें दो बातें हुई थी. एक बहुत पॉपुलर पॉडकास्टर और एक बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कुछ बातें कही थी जो ऑब्जेक्शनेबल थी, और इसकी वजह से उस शो पे रिस्ट्रिक्शंस लगे, और उसके बाद ऑब्वियसली देयर वाज अ होल मेल्टडाउन ऑफ थिंग्स. बट अल्टीमेटली है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का इशू. साउथ की एक विकातन मैगजीन थी, उसमें एक कार्टून था which was depicting the prime minister in a very demeaning manner in the context of being pressurized by the US. तो उसको लेके भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का इशू बना. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन पे केस फाइल किया गया क्योंकि उन्होंने एक पोएम लिखी थी, सफरिंग फ्रॉम इनजस्टिस विद लव, एक पोएम लिखी थी. उन्होंने वो पोएम सोशल मीडिया पे डाली और उस पे केस हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने वो एफआईआर जो है क्वॉश करी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट पे एक आईटी रूल्स के अंडर उन्होंने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट की एक फैक्ट चेक यूनिट होगी जो उस इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर कर सकती है कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को आपको सोशल मीडिया या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उससे आपको हटाना पड़ेगा. तो दिस वाज द नेक्स्ट रीजन. तमिलनाडु में सैमसंग के फैक्ट्री में वर्कर्स को यूनियन बनाने की परमिशन नहीं मिल रही थी, एंड फाइनली द स्टेट हैड टू इंटरवीन एंड दे वर गिवन द राइट टू यूनियनाइज. एंड लास्टली, वेरी रिसेंटली इन द यूएस बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स का, जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, उनका वीजा रिवोक किया गया, और यूएस इज नाउ फ्रेमिंग अ पॉलिसी मेकिंग इट डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल for international students to go study at prestigious universities in the US, and they have some of the most well-known universities of the world, Harvard, Yale, Stanford, etc. अब ये क्यों स्टूडेंट वीजास पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टूडेंट्स, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, वो एंटी यूएस बातें करते हैं, एंटी यूएस स्टैंड्स प्रमोट करते हैं, और यूएस इंटरेस्ट को जेपर्डाइज करते हैं. और ये है तो अल्टीमेटली एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का इशू. तो मेरे पास कितना सारा कंटेम्प्रेरी कंटेंट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, जिसको मैं बहुत प्रोडक्टिवली यूज कर सकता हूँ. एंड जस्ट ऑन अ साइड नोट, द यूएस हैज एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अनलाइक इंडिया. जैसे यूएस में वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे रखी है. सो फॉर अ कंट्री लाइक द यूएस टू डबल डाउन ऑन फ्री स्पीच despite having an open-ended provision is far more surprising, because obviously it is dealt by the political order of the day. तो ये कहानी है. अब इसमें कितने नुआंसेस हो सकते हैं, कितने अच्छे एडिटोरियल्स हो सकते हैं, इसीलिए कुछ चीजें काम आती है. मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, देखिएगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल आपको ये एक्सरसाइज करने को बोली थी. आप ट्रैकर पे जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये टैग्स अटैच करने हैं. आपको ये टैग्स दिख रहे होंगे, ये टैग्स हैं आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स, और एक साल में जितने भी न्यूज आइटम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. मैंने एक चीज और करी है, एक एडिशनल टैग और ऐड कर दिया है, कॉल्ड मस्ट रीड. आप उसको यूज करके वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अलग से पढ़ सकते हैं.
आप चाहें तो एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये का फिल्टर टैग भी यूज कर सकते हैं, तो आपकी सर्च कम हो जाएगी, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और आप यहीं से सारे के सारे इश्यूज निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये शुरू होता है आज की डेट 3 जून से, फिर आपको ये दिखेगा, फिर आपको ये अप्रैल पूरा, मार्च पूरा, फरवरी, जनवरी, सितंबर, यहां तक ही तो करंट देखना है हमको। एंड दिस इज फॉर आर्टिकल 21। जस्ट अ सिमिलर सेटअप, आपको सारी इश्यूज अपने आप यही जगह पे दिख जाएंगे, तो उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जस्ट हाउ डू यू यूज इट, दिस इज वन ऑफ द वेज। ठीक है, अब हमको ये क्लियर हो गया, हमने वो लेआउट और वो अप्रोच आर्टिकल 19 की बहुत क्लियरली सीख ली। अब थोड़ा सा राइट बाय राइट आगे बढ़ के सीख लेते हैं। चलिए, मेरी राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरे रिस्ट्रिक्शंस हैं sovereignty, security, foreign friendly relations, public order, decency, morality, contempt of court, defamation and incitement to an offense। जनरली जो लॉज हम गवर्न करते हैं, जिन लॉज को यूज करके हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को जनरली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो कौन से लॉज हैं? BNS, which is our new Indian Penal Code, IT Act and Rules and Indecent Representation of Women's Act। तो मेरा राइट, मेरे रिस्ट्रिक्शंस और मेरे लॉज, मेरा जूरिस्प्रूडेंस क्या होगा? विल टेस्ट द रीजनेबिलिटी ऑफ इट ऑन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग इश्यूज। और इनको आप बहुत क्लियरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कैसे? आपने सबसे कहा, सबसे पहले हेडिंग बनाई स्पीच। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू डिसेंट। प्रोटेस्ट से शुरू करते, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और थोड़ा सा असेंबली और थोड़ा सा एसोसिएशन से भी लिंक्ड है। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि भाई हमने यूएस के कुछ कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह भी यूज करे हैं, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे किया था, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इट। चलिए, सबसे पहले हमने यूएस के कोर्ट का एक जजमेंट हेकलर्स वीटो, उसको हमने यूज किया। उस हेकलर्स वीटो के प्रिंसिपल में क्या लिखा है कि आप जब भी कोई स्पीच देते हैं, आप जब भी कुछ बोल रहे होते हैं, आप जब भी कहीं कुछ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, आपका वो प्रोटेस्ट, आपकी वो स्पीच इस बात पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसका इंपैक्ट आपके सुनने वालों पे क्या होगा। और अगर उनका इंपैक्ट सुनने वालों पे खराब होगा, उससे वायलेंस हो सकता है, उससे इश्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपकी वो स्पीच, आपका वो एड्रेस, वो एक्टिविटी बंद करा सकता हूं। इस प्रिंसिपल को कहते हैं हेकलर्स वीटो। ये यूएस के एक सुप्रीम कोर्ट के केस में डिफाइन किया गया था इन 1966। इसी को हमने यूज किया है रामलीला मैदान के केस में इन 2012 और कहा है कि यू हैव एन इम्प्लाइड राइट टू प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट को लेके 2-3 चीजें हुई। जैसे आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात पहली बार हुई थी, उसके रिस्पॉन्स में, उसके प्रोटेस्ट में, दिल्ली में एक जगह है शाहीन बाग, जहां पे प्रोटेस्ट हुए। अब जब वो वहां पे प्रोटेस्ट हुए तो 2 बातें हुई। पहला, वो प्रोटेस्ट बहुत ही लंबे समय तक चल रहे थे। दूसरा, कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि ये रूल्स तब तक नहीं लगेंगे जब तक गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं आ जाती। और तीसरा, जहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये प्रोटेस्ट इतने क्रिटिकल रोड जंक्शन पे हो रहे थे कि लोगों को ट्रैवल करना प्रॉब्लम हो रहा था, ऑफिस जाना प्रॉब्लम हो रहा था, बच्चों को स्कूल जाना, कॉलेज में जाना प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसी को लेके एक केस बना, अमित साहनी वर्सेस दिल्ली पुलिस कमिश्नर इन 2020। दिस इज द शाहीन बाग केस। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्लैरिफाई किया दैट यस, यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, बट इट इज नॉट एन इंडेफिनिट राइट, इट इज नॉट एन अनकंडीशनल राइट,
and you should always balance the right to protest with other rights. एग्जाम के लिए हमारे पास इतना बहुत है. अब प्रोटेस्ट तो हो गया, आप किसी बात पे अपना डिसकंटेंटमेंट सामने रख रहे हो. स्ट्राइक हो गया, वेर यू आर डिसकंटिन्यूइंग सर्विसेज. स्ट्राइक का एक वेरिएशन होता है बंद, एंड बंद्स आर यूजुअली कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. एक तो स्ट्राइक होता है कि कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, वो करेंगे कि हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम आगे जाके काम नहीं करेंगे. दूसरा होता है कि आज अगर कोई दुकान खोलते हुए दिख गया तो मैं आपकी दुकान बंद कर दूंगा, उसको जला दूंगा, उसको तोड़ दूंगा. अब इसको लेके भी जूरिस्प्रूडेंस है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. India does not recognize the right to strike neither as a constitutional right nor as a statutory right. ILO के कन्वेंशंस में, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स में राइट टू स्ट्राइक को डेफिनेटली रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन इंडिया की लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं किया जाता. जो नए लेबर लॉज आए हैं वो डेफिनेटली प्रमोट करते हैं कि हाँ, आपके पास अगर कुछ रिसेंटमेंट है तो आप उसको शोकेस कर सकते हैं. दूसरी बात, जो इसेंशियल कमोडिटीज और इसेंशियल सर्विसेज में एंगेज्ड लोग हैं उनके पास तो और भी कम राइट टू प्रोटेस्ट और स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी है या अवेलेबिलिटी है. बस इतने ही सिंपल भाषा में दो दो तीन तीन पॉइंट्स लिखने. देन स्पीच का एक फॉर्म होता है हेट स्पीच. क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है तो इसको हमें ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत है नहीं, बट बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हेट स्पीच से रिलेटेड है सेडिशन. खैर, अब सेडिशन नाम का वर्ड इंडिया के लॉ में है नहीं. वी हैव रिप्लेस्ड इट अंडर सेक्शन 152 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, नॉट 196, और उसको हमने और भी ब्रॉड बना दिया है देन व्हाट द ओरिजिनल सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड यूज्ड टू बी. खैर, मैं उस पर आता हूं, 2 मिनट लगेंगे. सबसे पहले, हेट स्पीच कैन बी अगेंस्ट एनीवन, a group of people, against a community, against an association of persons. And hate speech is generally to promote a feeling of enmity. Sedition is a speech or an act against the government. आप लोगों को ये उत्साह रहे हो कि ये सरकार सरकारियत के लायक नहीं है और हमें इस सरकार को गिराना चाहिए, इस सरकार के खिलाफ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये सरकार नहीं होनी चाहिए. आप लोगों को इस बात पे प्रोवोक कर रहे हो कि हमें सरकार को फोर्सिबली हटाने के लिए कुछ करना पड़े तो हम करेंगे. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. खैर, हेट स्पीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है. अब हेट स्पीच में क्या हुआ है, 2-3 चीजें चेंज हुई हैं. पहला, जनरली जो हेट स्पीच का नेचर होता था वो पॉलिटिकल होता था, और जनरली पॉलिटिकल पार्टीज के जो रैलीज होते हैं या जो बहुत बड़े बड़े ऐसे सेमिनार्स या जो रैलीज होती थी उनमें ये बहुत यूज होता था. और हेट स्पीच जो है वो जनरली एक रिलीजियस या एक कास्ट अंडरटोन पे होता था. आज से कुछ साल पहले देहरादून में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें बहुत गलत बातें भी कही गई थी. लेकिन आज हेट स्पीच का नेचर चेंज हो रहा है. कैसे चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. अब हेट स्पीच करने वाले आर नो लॉन्गर द पीपल हु हैव सम डिग्री ऑफ अथॉरिटी. The people delivering hate speech may not necessarily be coming from a position of superiority. What has happened is hate speech has been decentralized to the common citizen, because through social media कोई भी वीडियो बना पा रहा है.
अब चाहे वो शर्मिष्ठा का केस हो, चाहे वो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का केस हो, चाहे वो एक पॉलिटिशियन का केस हो जो एक लेडी आर्मी ऑफिसर पे कुछ कमेंट करते हैं, वो कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे anybody and everybody today has the capacity to commit hate speech, which is why the nature of hate speech has changed. अभी भी जो हेट स्पीच के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, क्या ये एक स्पेसिफिकली क्राइम है इंडिया के लॉ में? द आंसर इज नो. हमारे लॉ कमीशंस ने रेकमेंड किया है, इंटरनेशनल कमिटीज ने रेकमेंड किया है, यूडीएचआर कहता है, यूनेस्को कहता है, जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस हैं, लेकिन हमने अभी भी हेट स्पीच को एक डिफाइंड स्पेसिफिक क्राइम हमारे नए क्रिमिनल लॉ में नहीं बनाया है. वी स्टिल यूज अ लार्जर सेट ऑफ सेक्शंस कॉल्ड सेक्शन 152 अंडर द बीएनएस. तो ये कहानी है. अभी एक सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर हुए, न्यूज में भी था, आर्टिकल्स में है, ट्रैकर से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. जस्टिस ओखा, वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्विंग जजेस ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपने जजमेंट्स में एक बात जरूर कही थी, दैट मोस्ट हेट स्पीचेस आर कमिटेड अगेंस्ट माइनॉरिटीज. अब वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है, एक कास्ट माइनॉरिटी हो सकती है, एक जेंडर माइनॉरिटी हो सकती है. माइनॉरिटी इज अ माइनॉरिटी, उसके बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये हुआ जरूर है. तो ये कुछ बातें हैं जो हमें हेट स्पीच के बारे में ध्यान रखनी है. अब सेडिशन पे आ जाओ. अगर ये बीएनएस नहीं आया होता तो सेडिशन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में बन जाता है, बिकॉज इट हैज बीन अ कॉलोनियल लॉ. गांधी जी से लेके बोस साहब सब सेडिशन में एक बार अंदर जा चुके हैं, 2 बार अंदर जा चुके हैं. सेडिशन पे हमारे पास एक सेमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी रहा है केदारनाथ का. सुप्रीम कोर्ट ने 2022-23 में वोम्बटकरे के जजमेंट में सारे सेडिशन रिलेटेड एफआईआर्स पे स्टे लगा दी है कि कोई एफआईआर नहीं करेगा सेडिशन पे. जब नया बीएनएस आया तो ये जो सेडिशन जो एक शब्द था उसी को हटा दिया. द वर्ड सेडिशन इज disloyalty to the crown. We have migrated from disloyalty to the crown to the disloyalty to the state. ये फर्क कर दिया है हमने. राजद्रोह has been changed to देशद्रोह. That is what is commonly used. And that is how sedition has largely evolved in the Indian context. That is why it becomes slightly important in that perspective. अब जब सेडिशन नाम का कुछ रहा ही नहीं, तो जितनी भी कहानी थी सेडिशन तक वो यहीं आके खत्म हो जाती है. आप उसको एज ए हिस्टोरिकल एग्जाम्पल जरूर यूज कर सकते हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म हो जाती है. इनफैक्ट सेडिशन में भी कोर्ट ने ही अपने 2 लाइन के जजमेंट्स में बताया है कि सेडिशन तभी है अगर उसकी उसकी वजह से वायलेंस होता है, उसके बोलने से, उस स्पीच से कोई बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. Demonstratively it has to cause damage. If that is not the case, then it is not the case of sedition as we would understand it to be. The new law, the new BNS, when it deals with something similar to sedition, section 150, 156 के आसपास, it doesn't use the word sedition at all. It looks at a larger set of principles. It also induces technology. It also induces any form of terror related dispensation. तो क्या एग्जाम में आएगा व्हाट इज द टेक ऑन द मॉडर्न वर्जन ऑफ सेडिशन? नहीं आएगा. बट हाँ, ये आपको बस 2 लाइन में आना चाहिए. दिस इज द बेसिक प्रेमिस. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक एस्पेक्ट स्पीच ये कवर हो गया. ये मेरी राइट है, ये मेरा रिस्ट्रिक्शन है, इस रिस्ट्रिक्शन पे मेरा ये इशू बनता है, इसको मैं रीजनेबल टेस्ट पे लगाऊंगा, एंड दैट इज हाउ इट गेट्स डन. ना आगे बढ़ते हैं. माय नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच
is expression in any form. Verbal, it could be through a creative form, it could be anything. और यहां बहुत सारा काम हुआ है. Let us first start with press. सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि our constitution does not give any special rights whatsoever to journalists. They have no special rights and enjoy the same fundamental rights as any other citizen. But the ethical dilemma here is the role of a journalist versus the role of an ordinary citizen are two very different things. एक जर्नलिस्ट का काम है टू स्पीक ट्रूथ टू पावर, जैसे एक पार्लियामेंटेरियन का काम है टू स्पीक ट्रूथ टू पावर. आपने पार्लियामेंटेरियन को तो बहुत ही एम्पावर कर रखा है कि आप हाउस में जो बोलिए आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. एक जर्नलिस्ट को एक सोर्स की जरूरत पड़ती है, तो ना तो उस सोर्स को प्रोटेक्शन है ना जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस राइट्स बहुत स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थे. दैट इज व्हाई द कोर्ट्स केम इन and through judicial review and activism we have evolved press rights through article 19. तो पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए. दूसरा, कुछ बहुत बेसिक केसेस हैं जो प्रेस राइट्स की कुछ डायमेंशंस क्लियर करते हैं. ठीक है, ध्यान से देखिए. पहला, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, इंडिया सेमिनल केस. देखो क्यों. बॉम्बे में एक क्रॉसरोड्स करके जर्नल प्रिंट होता था, उसे वो मद्रास में भी सर्कुलेट करना चाहते थे. मद्रास के एक लॉ के अंडर उस जर्नल को मद्रास में सर्कुलेट करने से रोक दिया गया. तो उस लॉ ने उस जर्नल को रोक दिया, तो उस लॉ की रीजनेबिलिटी चेक होनी पड़ेगी. एंड दैट इज हाउ दिस केस केम आउट टू बी. The Supreme Court struck the Madras law down and said कि नहीं आप इसको circulate कर सकते हैं. In this, the court first time recognized the freedom of the press and the right to publish. In fact, इस केस की वजह से जो sovereignty और integrity का जो reasonable restriction है, वो गवर्नमेंट ने through the first constitutional amendment 1951 ऐड किया था. The next two cases, Sakal Papers and Bennett Coleman, इसमें एक इंडियन एक्सप्रेस का भी केस आता है. They generally deal with the dimensions of press and commercial interests. अब सकाल न्यूज़पेपर्स में बेसिकली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली और कहा कि हम किसी एक बड़े न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रो नहीं करने देंगे. तो हम रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे कि अच्छा, आप के पास ऑलरेडी अगर एक लीडिंग डेली है तो आप एक और न्यूज़पेपर नहीं चला सकते, या इतने नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट के कॉस्ट के बेसिस पे आपकी न्यूज़पेपर की प्राइस डिसाइड होगी. सो दिस केस हैपेंड एंड दैट इज द फ्रीडम टू प्रोपगेट. Third is the Bennett Coleman case. The Bennett Coleman and Co. company is the same company which owns the Times Group, which is the owner of a newspaper called the Times of India. यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपके कितने पेजेस होने चाहिए, आप उसमें कितने एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो, उसके बेसिस पे आपको कितना प्राइस होगा. न्यूज़पेपर जिस चीज पे प्रिंट होता है उसे न्यूज प्रिंट कहते हैं. तो गवर्नमेंट ने उस न्यूज प्रिंट के इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जो आगे चल के इंडियन एक्सप्रेस में भी चैलेंज होते हैं. तो कोर्ट ने कहा फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो इंक्लूड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फ्रीडम्स. It also includes the freedom to commercially balance information. तो ऐसे हमने प्रेस इवॉल्व करी. स्पेसिफिकली इन द प्रिंट मीडियम, टाटा प्रेस वर्सेस एमटीएनएल इन 1995, वो जो आपकी येलो पेजेस नहीं आती थी उससे रिलेटेड है ये केस. इसमें कोर्ट ने कहा इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच. एज लॉन्ग एज आप जो बेच रहे हैं वो इलीगल नहीं है बेचना, तो उसके बारे में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. वो एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, वो एडवर्टाइजमेंट डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए, और वो इस किसी चीज के बारे में नहीं होना चाहिए जो आप वैसे भी नहीं बेच सकते. अदरवाइज यू हैव द फ्रीडम टू कमर्शियली सेल अ सर्टेन प्रोडक्ट. इतना आपको बस लिख के आना. ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है. फिल्म्स क्वेश्चन था
Why are films treated differently than any other media? इसके हमारे कुछ पॉइंट्स हैं. पहला, रीच. दूसरा, व्यूअरशिप कॉन्सेंट्रेटेड होती है. तीसरा, इम्पैक्ट वैल्यू. चौथा, देर इज ऑलवेज अ सर्टन रेवरेंस टू सिनेमा. पांचवा, they will have a reflection and a correlation back to society, which is why films have to be treated very differently. और इसी के कॉन्टेक्स्ट में you had certain सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. पहला, रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसमें एक यूके का टेस्ट इवॉल्व किया गया जिसको फिर आगे फिल्म्स में यूज किया गया. दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन बुक्स एज वेल, but the test is common. UK Queen versus Hicklin, I think was the name of the case, or Emperor versus Hicklin. उसमें एक वो Hicklin टेस्ट बना. Hicklin टेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें 10 पेजेस हैं, उसमें से 4th पेज पे कुछ ऑब्सीन लिखा है, और वो 4th पेज पढ़ने के बाद आप अगर मॉरली करप्ट हो जाते हैं तो वो पूरी की पूरी चीज गलत है, उसको हटा. It is a very narrow and a very conservative way to look at art. जब हमने स्टार्ट किया था एक बहुत ही नैरो अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग न्यूडिटी, obscenity, erotic literature and so on and so forth. This is also about a book written by D.H. Lawrence called Lady Charlotte's Lover, which today has been converted into a fairly colorful Netflix movie as well. K.A. Abbas and Aviq Sarkar. It is in K.A. Abbas's case in 1971, जहां पे कोर्ट ने कहा films always have to be treated separately. And in Aviq Sarkar's case, they applied what was called the Roth test. ये टेक्निकली एक मैगजीन के फोटोशूट के लिए था, लेकिन इसको आपने आगे चल के फिल्म्स में भी यूज किया है. जैसे वाईकॉम स्टूडियोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आपकी पद्मावत वाली फिल्म का केस था, इसको बहुत ध्यान से समझना. यूएस में एक केस था स्टेट वर्सेस रॉथ. उसमें एक रॉथ टेस्ट यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने निकाला. रॉथ टेस्ट का मतलब यह है कि अगर कोई चीज है उसको आपको ब्रॉडली सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखना है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है. अगर वो कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाइड है, फिर आपको उस आर्ट फॉर्म को बैन करने की या रोकने की जरूरत नहीं. 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हुए थे. एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेनिस प्लेयर थे, बोरिस बेकर. उन्होंने अपने पार्टनर के साथ एक न्यूड फोटो शूट किया था. उनके पार्टनर वाज ऑफ अ डिफरेंट, शी वाज ऑफ अ डिफरेंट रेस एंड देयरफॉर वाज अ डिफरेंट कलर. और उन्होंने अपनी पार्टनर के साथ एक न्यूड फोटो शूट किया था जो एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था, जिसको इंडिया में भी पब्लिश किया गया था. द पर्पस ऑफ द फोटो शूट वाज दैट लव नोज नो कलर. तो ये जब इंडिया में इस मैगजीन पे क्वेश्चन मार्क उठे तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो द मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू सेंड इज दैट वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कलर. सिमिलरली केरला की एक मैगजीन थी जिसमें उन्होंने एक मदर की ब्रेस्ट फीडिंग की फोटो कवर स्टोरी पे लगाई थी टू प्रमोट द आइडिया ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. इस पे वल्गैरिटी का क्वेश्चन उठा था. तो कोर्ट ने कहा द पर्पस ऑफ दिस इज नॉट वल्गैरिटी, is to make people normalize to the idea of something as natural as raising a child. तो यही प्रिंसिपल्स हमने फिल्म्स में भी लगाए हैं. सो जैसे हमारा फिल्म्स का जो जूरिस्प्रूडेंस है वो इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व हुआ है. देन कम्स ब्रॉडकास्टिंग एज द नेक्स्ट मीडियम. ब्रॉडकास्टिंग में सेक्रेटरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 1995 का, कि अगर आपके पास स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम है तो आपके पास टेलीकास्ट करने की भी फ्रीडम है, और वो टेलीकास्ट करने की फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अपने आइडियाज डिस्पेंस नहीं कर पाओगे. एंड फाइनली इन डिजिटल मीडिया वी हैव श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2015, जिसमें सेक्शन 66A, जिससे
आप इंडिविजुअल्स को अरेस्ट कर सकते थे व्हेन दे वर यूजिंग एन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अबाउट समथिंग विच वॉज ऑब्जेक्शनेबल। आज सेक्शन 66A तो ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन सेक्शन 69A ऑपरेशनल है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उस कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। तो सेक्शन 66A तो चला गया, 69A पीछे छोड़ के चला गया। दिस इज वेयर डिजिटल मीडिया हैज सीन सम डिग्री ऑफ ग्रोथ। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच के, एक्सप्रेशन के मीडियम्स का। इसके बाद हमें समझ में आता है कि सिर्फ इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन is not just about expressing yourself. It is also about having the information so that you can express yourself well. And that is where the concept of right to know comes into the picture. बहुत पॉपुलर केस है, इसको बहुत बार रिसाइकल करेंगे। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण 1975। इसमें कोर्ट ने राइट टू नो को आइडेंटिफाई किया कि लोगों का हक है जान। इसी प्रिंसिपल पे राइट टू इंफॉर्मेशन को आगे चल के एज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 रिकॉग्नाइज किया गया। अब ये राजनारायण के केस में राइट टू नो क्यों? अगर आप देश के टॉप फंक्शनरीज का इलेक्शन रिव्यू करना रोक देंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि टॉप फंक्शनरीज काम कैसे कर रहे हैं? दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। इसके अलावा देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट काउंटर एप्लीकेशंस। अगर बोलने की आजादी है तो चुप रहने की भी आजादी है। तो दो चीजें हैं। पहला, इन रेफरेंस नॉइस पोल्यूशन 2005, जिसमें कोर्ट ने लाउड स्पीकर्स 10 बजे के बाद यूज नहीं होने चाहिए, आप सबको पता है, वो यहां से आता है। और दूसरा, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें देयर इज अ सेक्ट कॉल्ड द जेवोहास विटनेस, जिनकी अपनी मान्यताएं हैं। सो दे आर बेसिकली चिल्ड्रन इन अ स्कूल जो नेशनल एंथम बज रहा था, वो खड़े थे लेकिन गा नहीं रहे थे क्योंकि उनका फेथ उनको परमिट नहीं करता। दे वर जेवोहास सर्वाइवर्स। तो स्कूल ने उनको सस्पेंड कर दिया, कहा कि आपने नेशनल एंथम नहीं गाया है और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 के तहत आपको गलत आपने काम किया है। लॉ भी दिख गया, अब वो लॉ पे रीजनेबिलिटी लगेगी। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने कहा कि देखो बॉस, नेशनल एंथम बज रहा है और मेडिकल और कोई ऐसा कंपेलिंग रीजन नहीं है, तो आपको खड़ा रहना कंपलसरी है। आप गाएं या ना गाएं, यह आपकी चॉइस है। और यही बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 में आपको बहुत क्लियरली कोर्ट बताता है। एंड देन देयर आर सम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जनरल 2004। आपको नेशनल फ्लैग होइस्ट करने का हक है बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर द कंट्री, your belonging to the country, your allegiance to the country. Menka Gandhi versus Union of India 1978. Right to travel is a shared right between Article 19 and 21. तो 19 में भी हम उसको काउंट करते हैं, जैसे privacy is also a shared right. हाँ, प्री में आएगा तो हम 21 ही मार्क करेंगे, मेंस में थोड़ा सा नुआंस करके उसको 19 और 21 दोनों में हम बांटते हैं। अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू जब 370 एब्रोगेट हुआ था तो बहुत सारे इंटरनेट शटडाउन्स हुए थे फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड इन JNK, जिसकी वजह से जर्नलिस्ट का भी काम रुका था। तो कोर्ट ने कहा कि यू डोंट हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू इंटरनेट, कि अगर घर में इंटरनेट नहीं है तो सरकार इंटरनेट नहीं लगा के देगी, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, आर्बिट्रेरिली आपके इंटरनेट बंद नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो आप कोर्ट आइए, हमें लग रहा है कि कहीं सरकार ने अपनी मनमर्जी से आपका इंटरनेट रोका है, तो हम डेफिनेटली वो इंटरनेट रिस्टोर करने के ऑर्डर्स इशू करेंगे। अब उसके बाद भी नॉर्थ ईस्ट में और जहां जहां पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहे हैं, वहां वहां पे हमने कहीं ना कहीं इंटरनेट आउटेज को लेके काम जरूर किया है। एंड देन वेरी लेटेस्ट
Kaushal Kishore versus State of UP 2023. This is a very important expansion. Article 19 is generally available against the state which is defined under Article 12. लेकिन कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 में कोर्ट ने कहा अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर भी आपकी आर्टिकल 19 रिस्ट्रिक्ट करती है तो हम उसको प्राइमा फेसी या ऑन द फेस ऑफ इट एक बार एंटरटेन जरूर करें. ठीक है, आपकी जो भी राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट आप इन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्या वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड है या नहीं, और आप रिस्ट्रिक्ट कैसे कर रहे हैं? बाय लॉ. लॉ की डेफिनेशन कहाँ है? अंडर आर्टिकल 13(2). हमने यही चीज यहां पे अभी सीखी थी. योर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी डन बाय लॉ. द डेफिनेशन ऑफ लॉ इज आर्टिकल 13(2). and then you check the reasonability of the law through a test which is laid down in a Supreme Court case, which is very very important. ये बहुत कम बच्चे आंसर्स में लिखते हैं. State of Madras versus VG Rao in 1952. This is the test of specific reasonableness. इसमें क्या चेक किया जाता है? सबसे पहले जो राइट वायलेट हो रही है उसका नेचर क्या है. दूसरा, जो आप रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाह रहे हैं उसका पर्पस क्या है. तीसरा, जो रिस्ट्रिक्शन है क्या वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं. चौथा, जिस तरह से आप वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं आपने कायदा कानून फॉलो किया है, प्रोसीजरली आप फेयर हैं कि नहीं. एंड फिफ्थ, आप उसको एक सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करेंगे. और सिक्स्थ, आप उसको सिर्फ स्टेट की नजर से नहीं देखेंगे, आप उसको इंडिविजुअल की नजर से भी देखेंगे. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक रीजनेबल टेस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. आप इन सब चीजों में एक चीज देख रहे होंगे कि हमने हमारे पहले 10 साल में ही बहुत बढ़िया प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश कर दिए और उसके बाद उन्हीं प्रिंसिपल्स को बिल्ड कराए व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 19. बेसिक स्ट्रक्चर में उल्टा हुआ है. इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी ऐसा ही है. शिरून मठ 50s का केस है, वहीं पे इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हो जाती है. सो द कोर्ट हैज आल्सो बीन वेरी यूनिकली ट्रांसफॉर्मेटिव इन इट्स ओन राइट. तो रिस्ट्रिक्शंस की भी कुछ एस्पेक्ट्स डील करें. जैसे फॉर एग्जांपल सोवेरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एक रिस्ट्रिक्शन है. 1997 में पीयूसीएल का केस था जिसमें फोन टैपिंग को इलीगल बता दिया था. ये आज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिसंबर 2024 में टेलीकॉम इंटरसेप्शन रूल्स जो है अंडर द टेलीकॉम एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट, उनको नोटिफाई कर दिया है. बेसिकली अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं तो एक हाई लेवल का गवर्नमेंट ऑफिसर 2 लोगों की बातें इंटरसेप्ट कर सकते हैं. उनके ऑर्डर पे ये हो सकता है, कोर्ट के ऑर्डर पे भी ये हो सकता है. अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं लोग खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे. इसका इशू आगे चल के प्रिवेसी पे भी पड़ेगा, जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी पे भी पड़ेगा. सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है is governed by the Contempt of Courts Act 1971. डेफमेशन मतलब आप किसी को रेपुटेशन नहीं खराब कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में. सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने 2014 में केस फाइल किया था क्योंकि इंडिया में डेफमेशन एक ऑफेंस है. मतलब उसमें आपको फाइन भी है, आप कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं, आपको जेल में भी जाना हो सकता है. सो इट इज अ सिविल एंड अ क्रिमिनल ऑफेंस बोथ. ये बात ध्यान रखना. और दुनिया भर के जितने एडवांस्ड वेस्टर्न सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने डेफमेशन को डीक्रिमिनलाइज करा है कि आप कॉम्पनसेशन लीजिए, आप मुआवजा लीजिए, लेकिन आप जस्ट बिकॉज किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला है इसलिए उसको जेल नहीं होनी चाहिए. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. कोर्ट ने नहीं माना. कोर्ट ने कहा कि नहीं, defamation has to be upheld as to be a
क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल, सिविल तो खैर है ही। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं कल हम जब लेजिस्लेचर वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं डिस्कस करूंगा। एक लाइन ये है कि हमारे एमपीज और एमएलएस के पास आपसे और मेरे से ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आपकी और मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) इज रिस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल 19(2). जो हमारे एमपीज और एमएलएस की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर लेजिस्लेटिव इम्यूनिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब एमपी को बोला जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लोर पर आपको जो बोलना है, जैसे बोलना है, जिसको बोलना है आप बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, उन पे कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगते। अब वोटिंग पे लग गए हैं, सीता सोरेन का केस आ गया है, करप्शन इज एन एग्जेम्पशन, बट बोलने पे कोई मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं। सो टेक्निकली पार्लियामेंटेरियंस इन इंडिया have a heightened freedom of speech and expression than ordinary citizens. तो ऐसे मेरा पूरा आर्टिकल 19(1)(a) का एक एस्पेक्ट पूरा कवर हो जाता है। अब आगे बढ़ते। Then you have your correlated rights, peaceful assembly, association, etc. अब पीसफुल असेंबली के साथ थोड़ा सा स्ट्राइक, प्रोटेस्ट ये भी जुड़ा हुआ है। ये मेरी राइट है, ये मेरा रिस्ट्रिक्शन है, सोवेरेनिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, और इस पे मेरा जूरिस्प्रूडेंस है। बाबूलाल पराते वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लैंडमार्क केस 1961, उन्होंने कहा कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आप अगर किसी और को इनकन्वीनियंस नहीं कर रहे, पीस एंड ऑर्डर नहीं खराब कर रहे, तो आपको बेसिकली झुंड में चलने की आदत है। आपको कोई नहीं रोकेगा, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स डायरेक्शंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट केस, हिम्मत लाल शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1973। यू हैव द पावर टू रेगुलेट प्रोसेशंस एंड मीटिंग्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी आड़ में आप लोगों का प्रोसेशन, मीटिंग, जलसा जो भी है, आप उसको रोक सके। मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट, आरटीए, वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर बिकॉज 2005 में आया था 20 years. The court said that you have the right to assembly and a peaceful protest. Natasha Narwal versus State 2023, आप प्रोटेस्ट को एक टेरर एक्ट का नाम नहीं दे सकते अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉ को एक साथ ले आती है। इट इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ नॉट सीन इन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये तो खैर जजमेंट्स हो गए, लेकिन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 जो पहले कर्फ्यू 144 में लगता था, 163 और बीएनएसएस में लगता है, द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, बेसिकली पब्लिक मीटिंग्स प्रोहिबिट कर सकते हैं। Most of them have been colonial laws, but they still exist in a modern democratic society like India, which tells you something very interesting about the Indian ecosystem. आगे चलते हैं। Then you have the freedom of association, union and cooperatives. Cooperatives बाद में ऐड हुआ था। इसमें 3 छोटे से केसेस ही करने हैं। टीकाराम जी 1955, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का हक है तो ऑर्गेनाइजेशन ना ज्वाइन करने का भी हक है। कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आओ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। ज़ोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार 2005, आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर नहीं बना रही है तो कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको बनना ही बनना था। एंड रघुबीर दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1968, जस्ट बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का आपको हक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करना मेरा हक जरूरी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों के हित के लिए बना रहा हूं, लोगों के वेलफेयर के लिए बना रहा हूं। कल को आप उल्टे सीधे काम करने लग गए तो गवर्नमेंट ने आपको ये फ्रीडम नहीं दे रखी है कि आपको जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में करना है आप कर सकते हैं। पॉइंट वन। पॉइंट टू, just because you have the freedom to form an organization doesn't mean the government has to recognize that organization. ये बहुत इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ क्लैरिटी है जो हमको इस राइट से मिल जाते हैं। एंड देन यू हैव योर मूवमेंट एंड रेसिडेंस राइट्स जिनके रिस्ट्रिक्शंस कॉमन है। मूवमेंट 19(1)(d), reside and settle 19(1)(e), common restrictions, general public interest and protection of scheduled tribes. जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉज एंड जजमेंट्स, जजमेंट्स देख लीजिए। ये केस हम बहुत बार रिसाइकिल करेंगे। ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को अगर मैं रिकग्नाइज करता हूं, उसको वैलिडेट करता हूं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ करता हूं, तो फिर तो आपका मूवमेंट रुकेगा ना। दैट इज द पर्पस ऑफ ए गोपालन। कौशल्या वर्सेस स्टेट 1961, a very socially unique judgment. In this judgment, the court said the movement of sex workers can be restricted to a particular area on the grounds of public health and morality. इसलिए आपको रेड लाइट एरियाज शहरों में देखने को मिलते हैं। खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963, वन ऑफ द फर्स्ट केसेस ऑन प्रिवेसी, कि अगर मैं आपको मेंटली भी निकलने से, मूव करने से रोक रहा हूं तो वो भी अलाउड नहीं है। खरक सिंह पे बेसिकली यूपी पुलिस रात को 1 बजे उनका दरवाजा खटखटा के पूछती थी, और चचा कैसे हो? क्योंकि खरक सिंह जो थे बहुत ही मंझे हुए क्रिमिनल थे। क्योंकि एविडेंस नहीं था तो कोर्ट ने उनको जाने दिया। और यहीं से कहावत निकलती है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। देन यू हैव रजनीश कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007, जो एक बहुत प्रैक्टिकल लिमिटेशन लगाता है आपकी मूवमेंट पे कि देखो भाई, बात आपकी सही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने को अलाउड है। आप जाओगे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी से, आपने कहा मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता, तो फिर आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो पुलिस आपको रोक देगी, आप नहीं जा पाएंगे। सो वेयरिंग अ हेलमेट इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, इट इज अ नेसेसिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट। और जहां तक मूवमेंट और रेजिडेंस की बात है, इनर लाइन परमिट्स, कोविड में हमने एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यूज किया था, कर्फ्यू प्रोविजंस, गुंडा एक्ट्स, जहां पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो कुछ थोड़े से ऑब्जेक्शनेबल सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा प्रिजर्व कर देते हैं, उन एलिमेंट्स को उठा के थोड़ा टाइम साइड में रख लेते हैं, इनको हम गुंडा एक्ट्स कहते हैं। तो इनकी वैलिडिटी, ये सब चलेगा। एंड देन यू फाइनली हैव व्हाट इज कॉल्ड योर पीओटीबी राइट। अब पीओटीबी राइट क्या है? प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। रिस्ट्रिक्शंस, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशंस और नेशनलाइजेशन। मतलब आप जो भी काम कल को आपको डॉक्टर बनना है, आपने कहा लेकिन मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं यूट्यूब से कार्डियक सर्जरी सीख जाऊंगा और मैं लोगों का छाती खोल के बैठ जाऊंगा। ऐसे नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कुछ क्वालिफिकेशंस लगाएंगी। गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि आप जो काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, सिर्फ मैं ही काम करूंगा, ये कुछ लोग या कुछ टाइम तक ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, तो नेशनलाइजेशन कर सकती है गवर्नमेंट। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्लाइटली इंपॉर्टेंट। इसकी जूरिस्प्रूडेंस 4 पॉइंट्स पे है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चमार बागुला 1957, कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो क्राइम नहीं हो सकता। सदन सिंह वर्सेस एनडीएमसी 1989, हॉकर्स को भी अपना काम करने का अलाउड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक इनकन्वीनियंस हो जाए। खोडे डिस्टिलरीज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1995, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। आपके पास, और ये जो केस है,
ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रिलेशनशिप को भी दिखाता है। कैसे? वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है दारू नहीं पीनी है, वी हैव टू प्रिवेंट इंटॉक्सिकेशन। खोड़ा डिस्टिलरीज कहता है कि इफ somebody is in the business of manufacturing liquor or selling liquor, that technically goes against the directive principles of state policy. So you do not have the right to sell intoxicating liquors. एंड इस केस को हम माइनॉरिटी राइट्स में भी रिसाइकिल करेंगे। टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002। एजुकेशन इज ए चैरिटेबल एक्टिविटी। इसका क्या मतलब हुआ? एजुकेशन इज नॉट योर यूजुअल प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। इसकी वजह से माइनॉरिटी राइट्स, क्या आरटीई लग सकता है प्राइवेट स्कूल्स पे या नहीं, कितने डिग्री तक स्टेट स्कूल्स में इंटरफेयर कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है या नहीं, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां इस राइट के थ्रू देखने को मिलेगी। सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द एसेंस ऑफ इट। ठीक है, गुड। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में हम लिखेंगे द एसेंस ऑफ आर्टिकल 19 lies in its dual commitment. एक तरफ you have to safeguard individual liberty, दूसरी तरफ it has to be juxtapositioned to the collective good. दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। It celebrates the right to think, speak, write, assemble, protest. All of these are tenets of a vibrant democracy. और फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा कंक्लूजन थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए। कैसे थॉट प्रोवोकिंग है? द ट्रू टेस्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज नॉट हाउ इट ग्रांट्स राइट्स, बट हाउ इट रिस्ट्रेन्स पावर। दैट इज द एस्पेक्ट। डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ इसमें नहीं है कि वो राइट्स कैसे देता है, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ इसमें है कि वो पावर को रोकता कैसे है। बिकॉज डेमोक्रेसी लाइज विद इन द मासेस। Therefore, this balance must not just be mechanical, but it should always be moral and constitutional. इसको आप एक ढांचे के जैसे नहीं कर सकते कि ऐसे ही होगा। And that is why one has to ensure liberty does not descend into license. क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है, कहानी यहां से निकलती। तो ये हो गया मेरा पूरा आर्टिकल 19 का ओवरऑल एनालिसिस। फ्रीडम बाय फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन बाय रिस्ट्रिक्शन, एक्सपेंशन बाय एक्सपेंशन। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये न्यूज में रहा है, जब भी हम सोशल मीडिया, बिकॉज आज जितना फॉर्म ऑफ डिसेंट है इट इज प्राइमरीली एग्जीक्यूटेड थ्रू सोशल मीडिया। हमने जितने भी कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स देखे उसमें हमें सोशल मीडिया का प्रॉब्लम दिखा। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहला, इसको हम लॉ के नजरिए से देखेंगे, और फिर दूसरा इसको हम एथिक्स के नजरिए से देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे कि भाई, अकॉर्डिंग टू द स्टेट of India's digital economy report of 2024, जनवरी 2025 में PIB में पब्लिश हुई थी। तो डेटा वहीं से है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डिजिटाइज्ड कंट्री। We have the second largest number of mobile cellular connections at about 1.14 billion in the world. And we have the second largest market for 5G, which means we are a hotbed for internet usage, access and penetration. तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब डिजिटल मीडिया का आर्टिकल 19 से क्या लेना देना है, इसको हमें बहुत ध्यान से सीखना है। देखो, जब हम डिजिटल मीडियम को थोड़ा सा समझते हैं, एक तरफ
आर्टिकल 19 और सेंसरशिप का इशू आता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 21 और प्रिवेसी का इशू आता है। प्राइमरीली यही दो डायमेंशंस हैं। डिजिटल मीडिया में आपके पास दो मेजर लेजिस्लेटिव टूल्स हैं। एक है आईटी एक्ट सप्लीमेंटेड बाय आईटी रूल्स, और दूसरा है योर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, जिसके 2025 के रूल्स अभी ड्राफ्ट स्टेज पे हैं, पब्लिक सर्कुलेशन के लिए हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी मीडियम के मल्टीपल इंप्लीकेशंस हैं। अभी हम इस मीडियम को आर्टिकल 19 की नजर से देख रहे हैं। क्या है इसके एस्पेक्ट्स, एक बार समझ लेते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या हुआ? जब हम सेंसरशिप देख रहे हैं तो हमारे लिए आईटी एक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। आईटी एक्ट में सेक्शन 66A और सेक्शन 79, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसको जरा ध्यान से समझना कैसे। इस पूरे डिजिटल मीडियम में कौन कौन लोग हैं? एक है यूजर, दूसरा है प्लेटफॉर्म, और तीसरा है कंटेंट। इन्हीं तीन चीजों का इंटरप्ले है। ये तीन चीजें और नुआंस्ड फॉर्म में आ जाती है डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट में, जहां हम डेटा फिड्यूशरी की बात करते हैं, डेटा प्रिंसिपल की बात करते हैं, डेटा स्टोरेज मैनेजर्स की बात करते हैं, कंसेंट मैनेजर्स की बात करते हैं। वो सारी चीजें हैं कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, वो सारी चीजें हैं, नो डाउट। बट फंडामेंटली यही तीन चीजें हैं। एक इंडिविजुअल है, एक प्लेटफॉर्म है, और उस पे कुछ कंटेंट है। ये यूनिक क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ कंटेंट की लाइंस ब्लर्ड हैं। तीसरा, इसका एक्सेस बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है। इसलिए तो सोशल मीडिया अपने आप में यूनिक है, और इसके देयरफॉर कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 69A आईटी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को यह पावर मिलती है कि वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपने आप ब्लॉक कर सके। सेक्शन 66A was about communicating using technology which could lead to an arrest of the person. 69A is just about blocking of content. Or of course this has to be done through a proper procedure. You have to follow a certain law of the land. Agreed. 69A भी चैलेंज हुआ था श्रेया सिंगल के केस में, लेकिन 69A was upheld. 66A was declared unconstitutional because ये अरेस्ट्स बहुत ही आर्बिट्रेरी हो रहे थे और लोगों का आर्टिकल 19 was severely compromised. Then you have section 79. अब देखो, वो जो प्लेटफॉर्म है, कंटेंट तो उस प्लेटफॉर्म पे है। वो फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, स्नैपचैट हो सकता है, 10 तरह की चीजें हो सकती है। बिल्कुल बात सही। अगर वो प्लेटफॉर्म कानून के प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स को फॉलो कर रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म पे जो चीजें होस्टेड हैं, उस प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है। तो कल को अगर YouTube पे कोई वीडियो बनता है जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो गलती YouTube की नहीं है। जब तक YouTube गवर्नमेंट की बात मानता है, कंप्लायंस रखता है, लॉस को फॉलो करता है, तब तक YouTube की कोई गलती नहीं।
अगर YouTube अपने एंड पे लॉस फॉलो नहीं करता है तो हम YouTube को भी लायबल बनाएंगे। इस आईटी एक्ट ऑफ 2000 के अंडर हमने आईटी रूल्स भी बनाए, और इन आईटी रूल्स में इन चीजों को और भी स्ट्रिक्ट किया गया, इसको और भी टाइटन किया गया, which is why this law becomes so important and so extraordinary in its own right. और इसीलिए इनको ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं इस पूरी इकोसिस्टम में। क्वेश्चन तो यही आएगा ना, हाउ इज सोशल मीडिया डेल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? तो आपने फ्रेमवर्क बता दिया, आपने स्पेसिफिकली लॉज एड्रेस कर दिए, और फिर आपने कुछ बेसिक चैलेंजेस बता दिए। पहला चैलेंज है बैलेंसिंग फ्री स्पीच एंड रेगुलेशन। आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारे कायदे कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम्स को इन्फ्रिंज ना करे, बट ऑल्सो कुछ गलत होने से रोकते। बिकॉज जहां रेगुलेशन ओवर रेगुलेशन हो गया तो कंसेंट और डिसेंट दोनों खराब हो जाएगा, which is why fact checking unit was a problem. The second challenge is the general uncertainty when it comes to regulation. टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट पेस से बढ़ रही है, कंटेंट बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा है, ज्यूरिसडिक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है कि भाई कोई बाहर बैठ के कंटेंट बना रहा है, वो कंटेंट इंडिया पे हो सकता है, वो वीडियो इंडिया पे हो सकती है, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको वो लॉज इन्फोर्स कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा इशू रहता है एम्बिग्विटी इन डेफिनेशंस पे। कैसे? ऑब्सीन, हेट स्पीच, पब्लिक ऑर्डर, ये बहुत क्लियरली डिफाइंड टर्म्स तो है नहीं, और क्योंकि ये बहुत क्लियरली डिफाइंड टर्म्स है नहीं, ये एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ भी ओवर यूज अब्यूज पे जा सकते हैं, या ये ओवरटली लाइटन भी हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने इसको ओवर यूज कर लिया देन इट इज एन ओवर रीच ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। सेक्शन 69A को क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है कि सरकार कोई भी कंटेंट इस बात पे टेक डाउन कर सकती है कि वो ऑब्जेक्शनेबल लगा सरकार को किसी भी हालत। और कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है इनका स्केल ही इतना बड़ा है, डू थिंग्स रियली गेट इरेस्ड? कल को कोई एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बहुत ही इंस्टिगेटिंग सा वीडियो बनाता है किसी एक कम्युनिटी को लेके, क्या वो वीडियो परमानेंटली कभी डिलीट हो सकता है? तो जब इसकी इन्फोर्समेंट में ही इतनी दिक्कत है, फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको ऑटोमेटेड मॉडरेशन टूल्स लगाने पड़ते हैं। उससे कई बार क्या होता है, डिसेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर आप ये हेवी ऑटोमेशन नहीं करेंगे तो इन्फोर्समेंट अंडर प्ले हो जाएगा, इन्फोर्समेंट हल्का पड़ जाएगा, तो उससे हार्मफुल कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर्स, जब तक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एंड अल्टीमेटली देयर रियली इज नो राइट टू हियरिंग फॉर द कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, गुड। अब ये अगर आपने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, डिजिटल मीडिया स्टेक होल्डर्स एंड प्रॉब्लमैटिक कंटेंट पे, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमैटिक कंटेंट, hate speech, fake news, obscene content, terrorism, cyberbullying, defamation, deep fakes, child sexual abuse material, public order content, financial frauds, ये डिजिटल मीडिया के थ्रू प्रोसेस होते हैं। और हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स क्या है? सिंपल रखो हमेशा अपने डायग्राम्स: गवर्नमेंट, जुडिशरी, सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया, सिविक सोसाइटी, यूजर्स, लॉ एनफोर्समेंट एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज, विच इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू बैलेंस इट राइट। और इसका आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इसका आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, इन एन ईरा, ये जमाना वो है जहां डिजिटल मीडिया हैज बिकम द न्यू पब्लिक स्क्वायर।
चैलेंज अब सिर्फ रेगुलेशन का नहीं रहा, इट इज ऑल्सो अबाउट प्रेजर्वेशन विद प्रूडेंस। ये आप हल्के में नहीं ले सकते। आपको सिर्फ रेगुलेट नहीं करना है, आपको राइट्स प्रिजर्व करनी है और बहुत सोच समझ के करनी है। इंफॉर्मेशन बढ़ती रहेगी और मोर इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज लीड टू एम्पावरिंग डेमोक्रेसी। लेकिन अगर कंटेंट अनचेक्ड रहा तो फिर हेट, मिस इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन ये भी हो सकता है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि रेगुलेशन should not have a choking effect and nor should it stifle dissent, which is why the final goal is have a digital ecosystem जो open हो, जो secure हो, pluralistic हो। और जरूरी नहीं है कि रेगुलेशन होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कम ही होगा। रेगुलेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करने के लिए भी बन सकती है। That should be the way you should look at regulating freedom of speech. अब सोशल मीडिया की बात हो रही है तो मेरे को लगा कि जब हम पेपर 2 पढ़ ही रहे हैं तो यार थोड़ा सा एथिक्स भी देख लेते हैं। जब आप सोशल मीडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिफाई करोगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पहले महीने में मेंस और प्री के बीच में पेपर 2 और पेपर 4 ढंग से पढ़ो, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। व्हाट आर योर प्राइमरी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स? पहला, फ्री स्पीच वर्सेस हेट स्पीच। आप एज अ प्लेटफॉर्म वो लाइन कहां ड्रॉ करेंगे जहां पे आप बोलो कि ये आपकी बोलने की आजादी है, लेकिन यहां पे आप लाइन क्रॉस कर रहे हो। अगर आप एक पॉलिटिकल स्पीच अलाउ करते हो क्योंकि उनको अपनी बात रखने का हक है, तो क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि क्या वो बात रख के वो किसी कम्युनिटी को इंस्टिगेट कर दे? द होल हेट स्पीच डिलेमा। द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट इज विद प्राइवेसी वर्सेस सर्विलेंस। प्राइवेसी वर्सेस सर्विलेंस कैसे? एक तरफ यूजर की प्राइवेसी है, आपकी मेरी प्राइवेसी है। दूसरी तरफ बिकॉज टेक्नोलॉजी टुडे इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी, कुछ चीजें चेक करके रखनी पड़ेंगी। वो कैसे करेंगे? अगर मुझे सिक्योरिटी रखनी है, मुझे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए रखनी है, तो फिर सोशल मीडिया मॉनिटर तो करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं द इंफॉर्मेशन वॉर इज अ डिफॉल्ट वॉर इन एनी कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, द फैक्ट्स आर वेरी क्लियर दैट वी हैव इन्फ्लिक्टेड irreparable damage on our neighbors, लेकिन they have tried to play the social media game to an extent कि अब basic truth also seems like a post truth era। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है। तीसरा, प्रॉफिट वर्सेस पब्लिक गुड। 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, आज तक वायरल नहीं गया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। क्योंकि जितने भी हमारे अल्गोरिथम्स हैं वो दे आर बिल्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट तभी आती है जब आप कुछ सेंसेशनल काम करते हो, वो मेरे से हो नहीं सकता। और सेंसेशनल काम तभी होगा जब काम पोलराइजिंग होगा। यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, वन शॉट स्ट्रैटेजी, ये दिस इज ऑल यू नीड, जो भी वट एवर, तो उससे कंटेंट फॉल्स होता है। आप रेवेन्यू तो बहुत जल्दी कमा लेंगे,
लेकिन टिकेंगे नहीं, और ये सोशल मीडिया के थ्रू होता है। तो प्रॉफिट वर्सेस पब्लिक गुड को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फोर्थ, the delicate balance between anonymity versus accountability. Anonymity होने से एक फायदा है कि जो खुल के नहीं बोल पाते, आप बोल पाते। There is a lot of voice and strength given to vulnerable voices. But at the same time, cyberbullying, harassment, ऑनलाइन ट्रोलिंग, ये भी तो प्रॉब्लम है। मॉडरेशन वर्सेस सेंसरशिप। हार्मफुल कंटेंट को मॉडरेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रियलिटी को दिखाए, वो बैन करना गलत है। तो ये दोनों चीजों को कॉन्टेक्चुअलाइज करना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली, ऑटोनॉमी वर्सेस एल्गोरिथम। आप और मैं सोशल मीडिया यूजर्स हैं। क्या हम अपना कंटेंट खुद चूज कर रहे हैं? जब भी हम YouTube, Instagram खोलते हैं, हम वो देखते जो हमें वो दिखाना चाहता है। क्या मेरे पास अपने कंटेंट को व्यू करने की एनोनिमिटी है कि ऑटोनॉमी है? क्योंकि एल्गोरिथम तो मुझे सबसे ज्यादा व्यू वाली चीजें जल्दी दिखाएगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छी चीजें ज्यादा देखें और उसको यूज करें ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आर वी क्लियर ऑन दिस? अंडरस्टूड? इसलिए you should have transparent and accountable algorithms, you should have ethical guidelines, you should have oversight. That is why you require AI in governance, digital literacy, a comprehensive social media law, and this all has to be done with a degree of global cooperation. आर्टिकल 19 मुझे इतने डेप्थ में कराना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद जब हम 21 बेसिक स्ट्रक्चर और पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, 21 is why? Because 21 is the starting point of policy and governance, is the starting point of intersection of the state, and doctrine of basic structure is about figuring out the role of the organs of the state, and then we pick up legislatures. अब आपको कल की क्लास के पहले क्या करना है? टुमारो द लेक्चर विल बी देयर एट 5 o'clock. आज थोड़ा अपलोडिंग इश्यूज होगा, I'll keep it in mind. कल 5 o'clock sharp, don't worry about it. आपको MCN 4 and 5 पढ़ के रखना है। जैसे मैंने आपको ट्रैकर का 19 का दिखाया था, वैसे ही आपको 21 का एक बार करके आना है। बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू टीच यू 14, 19, 21, the Data Protection Act, and every possible question that can be that can be answered through Article 21. We have to keep that in mind. ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल सही टाइम से चल रहे हैं। We started early. आराम से अपना पेपर 2 का मीन्स इस साल का खत्म करेंगे। एक चीज है, मेरे फ्री और पेड कंटेंट की क्वालिटी में कभी फर्क नहीं होता। नो डाउट जब हम फाउंडेशन के बैचेस करते हैं तो इसको हम और डेप्थ में पढ़ते हैं, इसको और ठहराव से पढ़ते हैं, बट बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स, तो मैं चीजें मार्क करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्सेज दैट यू आर गिविंग। मुझे सबने बोला कि कोई फायदा नहीं है, ना तो कोई व्यूज आते हैं, ना तो आप इससे कुछ पैसा कमा पाएंगे, क्यों कर रहे हैं इसको, चलिए 1000 रुपए का ही कर दीजिए, 500 रुपए का ही कर दीजिए। बट इस समय हमारे देश में मेंस के लेवल का कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला, थोड़ा लाइफ में पागलपन जरूरी, ये तो मैं करके छोड़ूंगा। तो जस्ट स्टिक अराउंड, हर दिन करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे सब कुछ करेंगे, पढ़ते रहेंगे।
And thank you, and I'll see you tomorrow.